दोस्तों नमस्कार, मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। दोस्तों 2024 आधा लगभग समाप्त हो चुका है। मार्च, अप्रैल, मई भी गुजर चुके हैं। ऐसे में दोस्त हम में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो एक नया बैंक खाता अपने लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, किंतु ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी जीवन शैली और आमदनी के हिसाब से सेविंग अकाउंट के रूप में कौन सा बैंक का चयन करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि अब अभी 2024 के अंदर आपकी ज़रूरत के हिसाब से भारत का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है। दोस्तों आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता देश है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन वगैरह, जहां केवल 3 4 5 ही मैक्सिमम 6 बैंक ही होते हैं। लेकिन अपने भारत में सरकारी और प्राइवेट बैंक को अगर जोड़ दिया जाए, तो छोटे बड़े बैंकों को जोड़ दिया जाए, तो इनकी संख्या लगभग 25 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोगों के पास बहुत सारे विकल्प है, विविधताओं की कमी नहीं है, किंतु उनमें से बहुत सारे कौन सा बेस्ट है, आखिर ये थोड़ा सा चूज करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों देखो, जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैंक अकाउंट हम तभी ओपन करवाएंगे जब हमारे जो है बहुत कुछ हमारे जो पास जो कुछ पैसे होंगे, उन्हें उन्हें हम सेव करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो भी बैंक सेलेक्ट करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ भरोसा, एक ट्रस्ट नाम की चीज होती है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और सबसे बड़ा फैक्टर जो है यही रोल प्ले करता है। हमारा उस बैंक के साथ भरोसा होना चाहिए कि हमारे पैसे जो हमने वहां डिपॉजिट कर रखे हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षित है। दोस्तों अगर भरोसे की बात करें तो वहां सरकारी बैंकों का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सरकारी जो भी चीज है, पब्लिक सेक्टर है जो सरकार के अंतर्गत है, तो उसके ऊपर हमें क्या है ना कि ऑटोमेटिक एक तरीके से ट्रस्ट, भरोसा पैदा हो जाता है। एक तरीके से जो उन पे हम हमारी श्रद्धा होती है। तो लगभग 10 से 11 जितने भी सरकारी बैंक है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे ऐसे भी बैंक है जैसे कि यहाँ कैनरा के साथ साथ कुछ यूको बैंक है हो गया। ये सारे बैंक है जिस पर आप भरोसा करते हैं। अगर आप केवल भरोसे के ऊपर जा रहे हैं तो आप सरकारी बैंक का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप युवा हैं, अगर आप एक टीनेजर हैं, अगर आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपको रिस्क लेना चाहिए और आपको प्राइवेट बैंकों की ओर भी जानी चाहिए। दोस्तों देखो, यहाँ केवल बात होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट की, किंतु ये जितने भी सारे बैंक होते हैं ना, ये सभी जो है आरबीआई के दिशा निर्देशन के अंदर ही काम करते हैं। जो रूल्स प्राइवेट बैंकों की होती है वो हूबहू जो सरकारी बैंकों के लिए भी वही रूल होती है, कुछ बदलाव नहीं होता, क्योंकि इन सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, वो करता है बैंकर ऑफ द बैंक आरबीआई, यानी आरबीआई सभी बैंकों का बाप है। तो यहाँ इस प्रकार का कोई भी मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि ये सरकारी बैंक है तो ये हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित है, वो प्राइवेट बैंक है तो वहाँ मेरा पैसा मतलब कोई ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों भारत में अभी तक फिलहाल कोई भी बैंक जो है लोगों के पैसे लेकर नहीं भागी है। आखिरकार लोगों को उनके पैसे मिल गए हैं। यहाँ बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका जो पैसा है वो प्राइवेट बैंक लेकर भाग जाएंगे। तो यहाँ भाई अब जमाना तकनीक का है, जमाना अब स्मार्ट बैंकिंग का है, डिजिटल बैंकिंग का है, डिजिटल। और सबसे इंडिया में बड़ी बात है यूपीआई आया है जब से, तब से एक अलग ही लेवल की जो है इस बैंकिंग सेक्टर में, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में क्रांति सी आ गई है। तो पलक झपकते ही बिना अपना अकाउंट नंबर शेयर किए ही लोगों को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या फिर पैसे रिसीव कर सकते हैं। ये जो डिजिटली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो क्रांति आई है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, इसे लाने का श्रेय जो है प्राइवेट बैंकों को ही जाता है। भारत में अगर पहली बार किसी ने एटीएम फैसिलिटी लाया था तो वो हमारा प्राइवेट बैंक था आईसीआईसीआई। पहली बार किसी ने जो नेट बैंकिंग की सुविधा की शुरुआत की थी तो वो हमारा प्राइवेट बैंक था एचडीएफसी। पहली बार किसी ने टैप एंड पे सर्विस में मतलब कार्ड को टच करके पेमेंट हो जाए, इसकी शुरुआत की थी, वो था इंडस इंड बैंक ने किया था, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। ये जो नया नया जो इनोवेशन है ये प्राइवेट बैंक ही करते हैं, बाद में जो भी सरकारी बैंक है वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम जो है उतना एडवांस नहीं होता जितना कि प्राइवेट बैंक में। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ भरोसे के नाम पे ही जाना चाहते हैं तो यहाँ आप भरोसे का प्रतीक जो है एसबीआई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इंडिया का सबसे ये लोकप्रिय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है इसके साथ आज भी। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे ही जाना चाहते हैं, अब आपको जो बाकी कुछ नहीं चाहिए डिजिटली, आप उतना एडवांस बैंकिंग को नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे
डिपॉजिट करना चाहते हो तो यहाँ बिना किसी लाग लपेट के संदेह के एसबीआई से बेटर आपका कोई बैंक नहीं हो सकता। यहाँ मैं प्राइवेट बैंक को रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को प्रीफर करते हैं, अगर आप लेटेस्ट यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनली आप ट्रेवल करते हैं, यहाँ आपको पहला जो प्रीफरेंस है वो प्राइवेट बैंक को ही देना चाहिए। और प्राइवेट बैंक के अंदर पर्सनली आपको गाइड करूंगा दोस्तों। यहाँ एचडीएफसी बैंक है, मार्केट और कैपिटलाइजेशन के तौर पर यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी कुल पूंजी सरकारी बैंक एसबीआई से भी कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स भी देते रहते हैं। इस बैंक में सेवाओं विविधताओं की कोई कमी नहीं है। भारत में यह हर दूसरे व्यक्ति के पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। ऐसे में अगर आप यूपीआई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के शौकीन हैं, तो ये यहाँ जो है आपको अपना एक अकाउंट एचडीएफसी बैंक के साथ जरूर खुलवाना चाहिए। आकर्षक यहाँ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी डिजिटली बैंकिंग के का जो बेनिफिट तो आपको मिल ही जाता है दोस्तों। अगर एक और पैमाना देखा जाए, आप चाहते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट से जो है सेविंग इंटरेस्ट के रूप में कुछ अर्निंग करें, क्योंकि बैंक जो है सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जो है कुछ ब्याज देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है फिलहाल अभी यहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 7% तक का इंटरेस्ट पे कर रहा है। जहाँ नॉर्मली जो एसबीआई है, पीएनबी है, ये आपको 4 से 5% का जो है देते हैं इंटरेस्ट, मतलब कि 5% तक ही यहाँ आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपको 7% तक का इंटरेस्ट दे देता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं तो यहाँ आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है खाता खुलवाना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अगर आप अपने घर वालों के ऊपर निर्भर है, अपने माता पिता के खर्चे पर जो है आप अभी पल रहे हैं, तो यहाँ आपको एक ऐसा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए जिसके ऊपर जो आपको कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की चिंता न रहे। क्योंकि जितने भी प्राइवेट बैंक है ना, वो सभी जो आपको सेविंग अकाउंट के साथ साथ मिनिमम जो है जो 10,000 के जो रुपये बैलेंस मेंटेन करने की उनके क्राइटेरिया होते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है 10,000 रुपया जो मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोटक 811, जो कि पूरी तरह से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि काफी बेहतरीन है। जाहिर सी बात है, कोटक महिंद्रा का जो है कार्ड सिलेक्शन जो है यह आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। और इसके साथ साथ आपको डिजिटल बैंकिंग की जो है सुविधा मिल जाती है, और घर बैठे बैठे आप एक ऐप डाउनलोड करके ही कोटक 881 का जो है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन के बारे में, जिनका एक रेगुलर और फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोचते हैं लोग, थोड़ा सा लाइफ में तरक्की के लिए भी सोचते हैं। उनके लिए दोस्तों यहाँ आईसीआईसीआई बैंक जो है काफी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्योंकि यहाँ अगर आपके पास सैलरी है तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आप इसके जो मंथली एसआईपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का अपना एक सिक्योरिटीज करके एक डीमेट अकाउंट होता है, उसको ओपन करके भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेयर्स को खरीद सकते हैं, आप थोड़ा सा स्टॉक कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपको आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि ताकि आप अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ा सके और आप थोड़ा सा एक फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त कर सके। फिर में बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब कि ये कि जीवन में सब कुछ कर लिए, अब जो है आप रिटायरमेंट का आनंद उठा रहे हैं, अब आपको जो है ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है एक अच्छा इंटरेस्ट चाहिए, आपको एक अच्छा बैंक चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि एक्सिस बैंक के अंदर सीनियर सिटीजनशिप के लिए जो है एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है। इसके अंदर यह होता है कि आपको जो है एक्सिस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो सीधे आपके घर पे आ जाएंगे, आपको एक पर्सनल मैनेजर असिस्ट करेंगे, आपको एक समर्पित पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाएंगे, जो कि कॉल करने पर आपके घर पे विजिट करेंगे। कैश डिपॉजिट करना हो तो वो कैश लेकर आएंगे, और अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो उसके एजेंट आपके घर पे आ जाएंगे। अगर आपको एफडी करवाना है तो आप उसके एजेंट आपके घर पे आ जाएंगे। कहने का आशय यह है कि एक्सिस बैंक सीनियर सिटीजनशिप के इस अकाउंट के तहत आपको घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों यह था एक छोटा सा विश्लेषण कि 2024 में के अंदर आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए अपने अर्निंग के हिसाब से, अपने एज ग्रुप के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट बैंक है, आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक चुन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मनी जगत चैनल पे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।